रात 9 बजे। इस टास्क में 2 टीम्स होंगी। एन एक्सीडेंटल आर्टिस्ट, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर आर्ट या आर्टिस्ट है। उनको दिखा होगा कि गंजा सा आदमी, पर उनको ही नहीं पता कि गंजा सा आदमी अपने आप को टॉम हैंक्स से कम नहीं, टॉम क्रूज से कम नहीं समझता। बाबा जी मुझे बचपन से ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाते थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या लाइफ के साथ। वो पहला फौजी जो रिजेक्शन था फौज के इंटरव्यू में, वो पहला नहीं था। उसके बाद मैंने 7 और बार ट्राई किया। अगर लाइफ में एक दरवाजा बंद हो रहा है तो आप नहीं सोच सकते कि लाइफ खत्म हो। मुझे कुछ भी अपने आसपास पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा था। वो जो पहले दिन मैंने रोशनी देखी, वो मेरी लाइफ की गाइडिंग लाइट थी। सम थिंग्स आर मेंट नॉट टू बी। मेरे कंट्रोल के बाहर हो चुका था कि मुझे पता है कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। जब आप नेगेटिव सोच से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगती हैं। 50 दरवाजे खटखटाओगे तो शायद 1-2 खुले। दर्द जो था वो मेरा इसलिए था क्योंकि वो मेरा कर्म था। जो बीत गई सो बात गई। और उसकी कुछ लाइनें थी कि ये विदा ले रहे हैं, पर विदा है अलविदा मत कहना। वो एक साइनिंग ऑफ लाइन थी। उस लाइन तक आते आते मैं और राइटर साहब दोनों रोने लगते। जिस शो को आप एक दर्शक की तरह देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, मैं सीजन 2 और 3 पागलों की तरह फॉलो किया है। किसी भी कारण से जो कुछ मैंने फेस किया लाइफ में, वही वो एक्सपीरियंसेस मेरी स्ट्रेंथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष, लेकर हाजिर हूं एक और नया एपिसोड #अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष का, जहां हम दिल से आप सभी फेवरेट स्टार से दिल की बातें करते हैं। और आज बेहद ही खास शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो न सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बल्कि अपनी लाइफ से आप सभी को इंस्पायर भी करते हैं, जिनका बिग बॉस से बहुत ही खास नाता है, जो कि एक फैमिली मैन भी हैं और मिर्जापुर में धमाल भी मचाते हैं। और स्पेशल ऑप्स में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। तो मेरे ख्याल से बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा, वो बिग बॉस विजय सर के साथ जुड़ा हुआ है। बिग बॉस का जो टैग है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग बोलते हैं बिग बॉस की आवाज़ इनको, हालांकि वो डिफरेंस मैं बता दूं, नैरेटर है, आवाज़ कोई और है। सर, एक तो पहले तो शुरुआत हम करेंगे जर्नी और बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन शुरुआत में जो बेसिक जो चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है वो बताना ज़रूरी समझूंगा कि नैरेटर और बिग बॉस की जो आवाज़ है उसमें क्या डिफरेंस है। ये बिग बॉस जो हैं वो घर चलाते हैं, कंटेस्टेंट से बात करते हैं। मैं ऑडियंस से बात करता हूँ, तो आई एम दी ऑडियंस इंटरफेस। ऑडियंस को क्या, कहाँ पर क्या बताना है, क्या समय हो रहा है, टास्क क्या है। कई बार टास्क लेटर बड़ा लंबा होता है तो उसको कंसाइज करके वो मेरी आवाज़ में आप सुन लेते हो। कल क्या आएगा, आज आगे क्या आएगा, वो सारी चीज़ें ऑडियंस को बताना। तो जो आवाज़ ऑडियंस से बात करती है, जो आपको कुछ बता रही है, चाहे वो रात 9 बजे। इस टास्क में 2 टीम्स होंगी, टीम ए और टीम बी। टीम ए के अंदर डा 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 इस तरह से, या फिर कल देखिए बिग बॉस में आया एक नया ट्विस्ट। तो जो आवाज़ दर्शकों को बता रही है, वो आवाज़ मेरी आवाज़ है। ये कहीं ना कहीं बिग बॉस से ज़्यादा जो कनेक्शन दर्शकों का है वो आपसे ज़्यादा है, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। आप उनको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि ये गेम क्या है और होने क्या वाला है। जी, पर देखिए ज़ाहिर सी बात है, ये शो जिस आवाज़ के लिए जाना जाता है, वो चाहते हैं। वो कौन है, क्या है, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, उनकी छत्र छाया में, वो कहते हैं ना कि उनकी छत्र छाया में मुझे भी थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिल गई। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि एक आवाज़ है जिसके लोग दीवाने हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि दूसरी भी आवाज़ है। लोगों को लगता है सब एक ही है। फिर लोगों को पता चलता है अच्छा दूसरी आवाज़ है। लेकिन ये क्या कमाल की बात है कि दोनों की आवाज़ इतनी अच्छी है, आवाज़ के जादूगर हो आप लोग, कि आप की आवाज़ को लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इत्तेफाक है कि दोनों की अब मुझे तो पता भी नहीं कि वो जो आवाज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इंसान की आवाज़ है, जो कि बहुत बड़ा सीक्रेट है। पर ईश्वर का ये ज़रूर एक डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं वो है कि मैं इस शो से जुड़ा हूँ, मेरी आवाज़ उनसे इतनी मिलती है कि लोगों को लगता है कि सब कुछ एक ही है। लेकिन कमाल की बात ये है कि जब लोगों को पता चलता है कि एक नहीं है और मैं कुछ और बोलता हूँ, तो भी उतना ही प्यार मिलता है जी, जितना उस भ्रम के साथ मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, मैं खुद पर्सनली बहुत इंस्पायर होता हूँ। अरे थैंक यू। जिस तरीके से आपने, मतलब ये जो जर्नी है आपकी, और ये जर्नी तो बड़ी होती जा रही है, वो अख्तियार की है, वो बहुत कमाल है।
कुछ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं आपके साथ, जो शुरुआत से जिनको आपके बारे में, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही है, लेकिन कैसे इस आवाज़ की दुनिया में है, और उसके पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कानपुर से हैं आप, जी हाँ, जी हाँ। मुंबई आने का सफ़र, कुछ थोड़ा-सा बताइए आप। बहुत लंबा है, ये बहुत चलेगा? बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड हो जाएगा, अनकट बिल्कुल। चलेगा। और आपकी ऐसी शख्सियत है कि वो अनफ़िल्टर्ड ही हो, लोगों को इंस्पायर करता रहे, वो मैं ज़्यादा बेहतर मानूँगा। ये मैं सबसे कहता हूँ आई एम एन एक्सीडेंटल आर्टिस्ट। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर आर्ट या आर्टिस्ट है। मैं बम्बई आया नौकरी करते हुए। मैंने एमबीए किया हुआ इंटरनेशनल बिजनेस में। कैंपस से एक नौकरी लगी, फिर दूसरी चेंज करी, उस नौकरी से ट्रांसफ़र हुआ बॉम्बे। जहाँ आने के बाद अच्छा ये सब इत्तेफाक है। अब इत्तेफाकों का खेल, इसलिए कहानी थोड़ी लंबी है। इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे पाली हिल जैसी जगह में घर मिला। पाली हिल, जी, मुंबई मतलब मुंबई। आते ही बांद्रा के पाली हिल पाली में। हिल, मेरा एड्रेस था 10 पाली हिल, कॉस्मोपॉलिटन अप्सरा अपार्टमेंट 10 पाली हिल। तो क्योंकि इतना 2 बीएचके फ्लैट, सरकार में पैसा नहीं मिलता लेकिन सहूलियतें बहुत मिलती हैं। तो मैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में था और वहाँ ये फ्लैट मिला हुआ था। तो वहाँ आफ्टर पार्टीज़ करने लोग आते थे। क्योंकि मैं शराब नहीं पीता, तो लोग हमारे घर पे आते थे ताकि पार्टी भी हो जाएगी। शराब की भी बहुत लंबी कहानी है, तो बहुत बड़े- इंटरेस्टिंग है, वो भी उस पे भी बताएंगे, आएंगे। बिल्कुल हाँ। बताते हैं। इस कहानी के बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो लोग आते थे, आफ्टर पार्टी करते थे, चले जाते। तो उसी में किसी दोस्त की दोस्त ने मुझसे कहा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और मैंने कहा नहीं, मैं गा नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अगले दिन वही डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वर की मर्जी थी कि वो शख्स जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, वो मुझे अगले दिन स्टूडियो भी लेके गई कि देखो ये होता है। और वहाँ पर मुझे लगा अरे वाह, ये एक कमाल की चीज़ है जो मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करी। बचपन से किसी ने ऐसा बोला नहीं कि आवाज़ तुम्हारी अलग है? जैसे मुझे काफ़ी मेरी माँ खुद बोलती थी कि फटे हुए बाँस की तरह आवाज़ है, तो उससे पता चल जाता था कि कुछ तो अलग है। नहीं, मेरी तो तारीफ कई लोगों ने करी। इनफैक्ट एक जगह लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स होंगी। उन्हें पता ही नहीं था मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं। मैं आज तक मतलब माय फर्स्ट सक्सेसफुल रिलेशनशिप वाज विद माय वाइफ। गीतांजलि भाभी। जी जी, गीतांजलि जी के साथ। तो मुझे पता ही नहीं था कि आवाज़ की इंपॉर्टेंस क्या होती है और आवाज़ अच्छी होना किसे कहते हैं। किसी ने एक आध बार कह दिया तो उतना भाभी ने seriously कभी नहीं बोला? नहीं, भाभी तो अब ये कहती हैं कि ये जहाँ पैसे मिले वहाँ बात किया। लेकिन तो ये नहीं पता था बचपन से कि करियर बन सकता है। तो जब 29 साल की उम्र में इंट्रोड्यूस हुए, बड़ा फैसिनेटिंग लगा। मैंने कहा मैं क्या कर रहा था यार, ये मज़ेदार तो ये चीज़ है। उस क्षण ये निर्णय लिया कि इसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ठान लिया कि मैं ये बनूँगा वो बनूँगा। मैंने ये सोचा कि ये एक्सप्लोर किया जाए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ कमाल की चीज़ डिस्कवर हुई अपने बारे में। तो एक्सप्लोर किया मैंने 2.5 साल। उस एक्सप्लोरेशन में मैंने नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करके। अब आप ऑलमोस्ट सेम शहर से, आप समझ सकते हैं सरकारी नौकरी की अहमियत क्यों मैं बार-बार सरकारी नौकरी और अंडरलाइन जब बांद्रा में पाली हिल में आपको घर मिला हो मिला हो। और मतलब जहाँ बड़े-बड़े स्टार्स रहते हो, वहाँ उनके बीच में आप रह रहे हो, मुंबई जैसी जगह में, जब आप बाहर से आए हुए हो बाहर से और वो चीज़ आप छोड़ रहे हो, मतलब आपने कितना बड़ा रिस्क लिया है, ये सब कैसे? बहुत बड़ा रिस्क था, पर कन्विक्शन था, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो उस कन्विक्शन के साथ और वो रास्ता देखते हुए कि हाँ ठीक है, अब मैं प्राइवेट नौकरी करने जा रहा हूँ। प्राइवेट नौकरी कहाँ करी? एक एफएम स्टूडियो में, एक एफएम रेडियो स्टेशन में, ताकि मुझे मीडिया के बारे में पता चले, ताकि वॉइसिंग की बारीकियाँ पता चलें, ताकि ये बिजनेस कैसे होता है इसमें वो पता चले। क्योंकि आर्ट भी ठीक है, आर्ट तो ठीक, आर्ट के साथ कॉमर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जी। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो मैंने कॉमर्स को भी समझा। कैलकुलेटिव रिस्क वाली जो आप बात करते मैं हो। हमेशा ये कहता हूँ कि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क और रेकलेसनेस में एक फ़र्क है। वो कैसे उसको ब्रिज कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटेड रिस्क। तो वो कैलकुलेटेड रिस्क मैंने 2.5 साल में अपने को ट्रेन किया वॉइस में, बिजनेस को समझा, कॉन्टैक्ट्स बनाए। और फिर 2009 में फाइनली डांस इंडिया डांस सीजन 1 जब मुझे मिला, तब मैंने वो नौकरी छोड़ी गीतांजलि के कहने पर। गीतांजलि को मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जो करना है अभी कर लो भाई, जो है दिस इज द राइट टाइम टू टेक एनी रिस्क बिकॉज हमें कितनी कमाल की बात है बहुत कि आपको बड़ी इतना बात। सपोर्ट सिस्टम इतना कमाल मिला है, एंकर। मतलब पूछा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है बस कर लो। तो वो भी जॉब कर रही थी उस समय, तो एक कॉन्फिडेंस उनको था ही कि हो जाएगा। तो टचवुड उनका ही कॉन्फिडेंस था मेरे ख्याल से जो फलीभूत हुआ। और फिर ये जर्नी एक आपकी साल। अरेंज मैरिज है? जी हाँ जी, अरेंज मैरिज को भी करने में 1.5 साल लग गए उनको कन्विंस करने में। अच्छा, जी हाँ जी, ऐसा क्यों? नहीं कन्विंस थी। अब आप ही सोचिए ना, आपके सामने एक गंजा सा आदमी आ जाए तो आपको क्या लगेगा?
और आपकी तरफ से लव एट फर्स्ट साइट था, हाँ हाँ, और क्योंकि गर्लफ्रेंड थी नहीं तो मेरे ख्याल से, ये और आप बता दैट्स रहे हैं। वन। सेकेंडली, उनको दिखा होगा कि गंजा सा आदमी, पर उनको ही नहीं पता कि गंजा सा आदमी अपने आप को टॉम हैंक्स से कम नहीं, टॉम क्रूज से कम नहीं समझता है। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा नहीं, आपसे शादी करनी है। पता नहीं कैसे उनको क्या दिखा। और लेकिन उसके पहले ये जो पॉजिटिविटी और ये जो कॉन्फिडेंस आया था, उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं, शायद उसकी वजह से भी। वो जो आप बताते हैं जी कि हाँ, जी हाँ, वो जी। एक टाइम पीरियड ऐसा था जब नेगेटिविटी में जिए, और उसके बाद किसी दिन ऐसा कुछ हुआ कि हर चीज पॉजिटिव दिखने लगा। बिल्कुल, तो वो चलिए उसी पे आता हूँ सीधे। तो ये मेरी लाइफ के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है 26 साल के पहले की उम्र का, और एक हिस्सा है 26 साल के बाद की उम्र का। तो क्या हुआ, मैं बचपन से ही फौजी बनना चाहता था, और आर्मी के लिए ही अपने आप को मुझे लगा कि मैं आई एम दादा ने नाम भी रख दिया था ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर विजय। विजय विक्रम सिंह। पूरी जी। रिसर्च आपने कर रखी है। कमाल। सबसे खुशी इस बात से होती है जब सामने वाले को पता है कि जी। क्या बात कर रहे हैं वो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा जी मुझे बचपन से ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाते थे, तो एक अंदर से था कि मैं फौजी ही बनूंगा। 19 साल की उम्र में रिटर्न क्लियर करके पहली बार, जो इंटरव्यू होता है उसको एसएसबी कहते हैं, 5 दिन का होता है। जी। मैं पहली बार एसएसबी देने गया बैंगलोर, और रिजेक्ट हो गया। उस दिन तक मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर मेरा फौज में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। मुझे यही लगता था कि मैं तो फौजी ही हूँ। जिस दिन इंटरव्यू कॉल आई उस दिन लगा कि अब ये हो गया, मैं फौजी बन गया। तो जब वो चीज़ हुई तो मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या लाइफ के साथ। और क्योंकि नहीं पता था, क्योंकि मैं फेलियर या बाधाओं को ओवरकम नहीं कर पाया, या मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी उस समय, मैंने सबसे आसान तरीका चुना। वो था नशे का। मैं नशा करने लगा, मैं शराब पीने लगा। क्योंकि बचपन से वो सपना पाल के रखे थे, और वो चीज़ नहीं पा पाए, वो टूट गए आप अंदर से, शायद इसलिए। जी हाँ, तो वो मेरी कमज़ोरी थी। मैं आज बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि आज जब मैं पीछे देखता हूँ, अच्छा वो पहला फ़ौजी जो रिजेक्शन था फ़ौज के इंटरव्यू में, वो पहला नहीं था। उसके बाद मैंने 7 और बार ट्राई किया, मैंने छोड़ा ही नहीं। मतलब तो जिद थी कि करना है तो यही करना है, करना है। ज़िद अच्छी बात है, वो एक पॉज़िटिव चीज़ थी। लेकिन साथ ही साथ इतनी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि अगर वो नहीं हो, तो आप फिर दुनिया को नेगेटिव नज़रिए से नहीं देख सकते। अगर लाइफ में एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आप नहीं सोच सकते कि लाइफ ख़त्म हो गई, और वो भी 20-22 साल की उम्र में। पर मैंने वो गलती करी, और वो गलती करने का नतीजा ये हुआ कि मैं और शराब शराब शराब। आप देखिए, फौज में नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कैट में स्कोर आया, मेरे बीएचयू जैसी जगह पे बीएचयू, जो कि बहुत बड़ी बात है। एमबीए करने का मौका मिला। 120 के बैच में 6 लोग कैंपस प्लेसमेंट हुआ, उसमें एक मैं भी था। ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे, क्योंकि मेरा माइंड बंद है, मेरा माइंड नेगेटिव एक ही दिशा में चल रहा है, मुझे कुछ भी अपने आसपास पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा था। नतीजा ये हुआ कि इतनी शराब पी मैंने कि 2005 में मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया जो बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन उसमें सर्वाइवल चांस और कम है। उसको कहते हैं सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस विद रीनल फेलियर। आपके पैंक्रियास फट जाते हैं, और आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है वो बॉडी में फैल जाता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स शॉक में चले जाते हैं। तो शॉक में जाने की वजह से आपकी मौत हो जाती है। या तो मौत हो जाएगी, या उसको आपको सपोर्ट पे डाल के ये उम्मीद की जाएगी कि आपके ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करने लगें और रिकवर कर जाएं। मेरे साथ ये हो गया कि उन्होंने 35 दिन के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, और मैं रिकवर कर गया 100%। लेकिन वो किस्मत थी, मेरी किस्मत और मेरे माँ बाप की दुआएं, और मेरे ख्याल से माँ बाप की ज़्यादा थी उन्हीं का ही उनका, था सब कुछ। क्योंकि आपके वो पढ़ाई लिखाई से लेके जो आप बताते हैं, मैंने भाई देखा कई जगह पे। वो दोनों ही माँ बाप का सपना था बच्चे पढ़ें, क्योंकि उन लोगों ने उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, वो लोग परिस्थितियों की वजह से। और काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से आपने बहुत पढ़ाई की। डिसिप्लिन तरीके से। पापा के बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, पैसे बिल्कुल नहीं थे घर में, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर किया कि एजुकेशन बेस्ट हो। तो उसके बावजूद लड़का जो है ऐसी उसमें चला गया। और फिर एक परिस्थिति ऐसी आ गई जब डॉक्टर सामने से कह रहा है कि बचने के चांस है नहीं, आप कहें तो इलाज करें, कहें ना करें। मम्मी ने कहा आपसे जो होता है आप करिए, हमसे जो होगा हम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़ी रिकवरी जब शुरू हुई, जब डायलिसिस से हटाया गया मुझे, तो डॉक्टर ने कहा इसको थोड़ा वॉक कराइए। मैं बिस्तर पे ही पड़ा हुआ था, तो मुझे वॉक करने के लिए खड़ा हुआ नहीं खड़े हो पाए, इतने कमज़ोर हो गए थे। सहारा लेके मम्मी और भैया, मुझे आज भी याद है वो मंज़र, मुझे चला के ले गए खिड़की के पास। एक खिड़की थी, वहाँ से रोशनी दिखी आपने। इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में था इतने दिनों तक, तो कोई रोशनी का जरिया नहीं, कुछ नहीं, एकदम बंद मरीजों के साथ।
तो वो जो पहले दिन मैंने रोशनी देखी, वो मेरी लाइफ की गाइडिंग लाइट थी, जिसने मुझे बताया कि ओ माय गॉड, मैं तो बहुत गलत कर रहा था। ये सब तो सोच का नतीजा था। इतना भी बुरा नहीं हो रहा है, इतना क्या, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एक चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं। लाइफ में ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट सम थिंग्स आर मेंट नॉट टू बी। तो इस बात का एहसास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए कि देयर आर समथिंग दैट आर मेंट नॉट टू बी। उनका उनका होना ही इसलिए है ताकि वो ना हो आपकी ज़िंदगी। तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे दिल बढ़ो। से मत लगा के रखो कोई चीज़, दिल- क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो, इतना दिल से लगाने की क्या ज़रूरत है भाई? जैसा कि आप वो हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन भी बोलते हैं उसमें। वो हाँ, वो तो इनके मायने तो बाद में पता चले ना, ये हरिवंश राय बच्चन जी क्यों कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। उनका कहना है कि जब मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है। इस बात की समझ इतना कुछ भुगत के तब आई कि ओह अच्छा, ये मन का नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा, छोड़ दो, लेट इट बी। वो जो एक मोमेंट था, उसने मेरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया कि मैंने कहा नहीं यार, अब तो जैसे फिल्म में दिखाते हैं ना, उस दिन के बाद सब अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली मेरा देखने का नज़रिया बदल गया। जब नज़रिया बदल गया तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखने लगती हैं अपने आसपास, और उसके बाद चीज़ें अच्छी ही हुई हैं। मतलब बुरी चीज़ें होती हैं, रोज़ होती हैं ऑलमोस्ट, या हफ्ते में मतलब 4 बार 5 बार तो हो ही जाता है ऐसा बुरा। लेकिन आपने इतना बुरा एक तो देख लिया है, दूसरा आपका नज़रिया बदल गया तो आपको उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई देती। आप उसमें भी रास्ते ढूंढते रहते हो। थोड़ी देर बैठते हो, थोड़ा सा अफसोस होता है तो इंसान ही, कुछ भी चीज़ जो आप चाहते हो नहीं मिलती है तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन नाउ यू नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब आप झेल चुके होते हैं तो आप मन में ही आपके ये हो जाता है, आप मजबूत बना चुके होते हैं अपने आप को कि इससे बुरा और क्या होगा। इससे बुरा क्या होगा? और आपने, हाँ, जैसे आपने कहा, देखा हुआ है आपने, आपने वर्स्ट देखा हुआ है, वर्स्ट से भी बुरा देखा हुआ है, तो आप कहते हो अच्छा ये तो ठीक है, ये भी एक फेज़ है, दौर है, निकल जाएगा। तो आप अपने आप को समझा लेते हो, हैं इवेंचुअली हम सब इंसान हैं। तो वो या तो आप उस हद तक अपने को संत बना लीजिए कि सुख दुख कुछ आपके पास ही ना आए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। दूसरा तरीका ये होता है कि आए, सुख आया, दुख आया तो आपने उसको अनुभव किया, और फिर थोड़ी देर बाद आपने एहसास किया कि ठीक है, ये भी एक दौर है, ये निकल जाएगा। चलो, हमारा काम है कर्म करना, हम कर्म करते हैं। तो हम अभी दूसरी कैटेगरी में हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इतने साल, क्योंकि जैसा आपका बैकग्राउंड है, खासकर पेरेंट्स ने इतने सपने देखकर आपको पूरी मेहनत से जो भी उनकी ऊर्जा जी। हो सकती थी, अपने रिसोर्सेज हो सकते थे, बेस्ट देने की कोशिश की। जब आप ये इस पीरियड में इस गलत आदत में फंस गए थे, आपको कभी वो चीज़ दिखाई नहीं दी या कुछ आपको रोकने की कोशिश नहीं करता था कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ? तो देखिए, एक चीज़ ये हो गई थी कि अल्कोहलिज़्म, शराब पीने के साथ-साथ मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो गया था, उस अर्ली एज में। अब शराब जो है डिप्रेशन के लिए एकदम बहुत निगेटिविटी। और नेगेटिव चीज़ है। तो डिप्रेशन का सबसे अच्छा इलाज है काउंसलिंग, बात करना। मैं बात कर रहा हूँ सन 2000, 1999, 2000 की। इतनी अवेयरनेस थी नहीं। अवेयरनेस भी नहीं, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में डिप्रेशन या जो भी मेंटल इश्यूज हैं उसको लोग बीमारी समझते नहीं हैं। ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खासकर छोटे शहरों में तो ऐसा कोई इसके बारे में ना सवाल ही जानकारी नहीं है, अवेयरनेस है, ना वैसे डॉक्टर्स हैं। ना। और ये माना जाता है अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आप पागल। तो इन सब बैकग्राउंड की वजह से मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, जो कि थी बातचीत। अपनी बात को बांटना कि मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। मतलब मैं सुसाइडल हो चुका था, इतना बुरा हाल था कि मैं रोज़ सोचता था कि मार लेता हूँ अपने आप को। फिर मुझे लगता था वो तो बहुत मुश्किल है, तो शराब एक आसान माध्यम लगती थी। तो शराब जो है वो प्लेजर से ज़्यादा होता है ना, ख़त्म करने का माध्यम, वो ज़्यादा लगती थी। इतना बुरा हाल था मेंटली, लेकिन बातचीत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि माहौल नहीं था ऐसा, किसी से बोल ही नहीं पाते थे। मुझे अंदर से पता था मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने एक आध बार अपनी मम्मी से भी शेयर किया, अपने एक आध दोस्त से भी शेयर किया, और उन्होंने समझाया जितना समझा सकते थे। 2-4 दिन ठीक रहता था माम, फिर
चीज़ें वहीं पहुंच जाती हैं। वो मेरे कंट्रोल के बाहर हो चुका था कि मुझे पता है कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं उस स्टेज पे पहुंच चुका था। तो वो एक डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म का बड़ा ही गंदा वाला कॉकटेल था, जिसने बहुत बुरे दिन दिखाए, लेकिन उसने मजबूत भी कर दिया मानसिक रूप से। आज पीछे देखते हैं तो लगता है कि शायद कुछ दूसरे तरीके से कर सकते थे, लेकिन अब उसके लिए शोक मनाने से अच्छा है कि जो हमने सीखा उस दौर में, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। तो वही करते हैं अब। जब भी कुछ बुरा वक्त आता है, उसके बारे में सोचते हैं जो सन 98 से 2004 के बीच में झेला हमने। अब जिंदगी का नशा है। अरे बहुत तगड़ा वाला बहुत ज़बरदस्त। काम का, क्राफ्ट पे काम करने का, वो सब चीजें आपको हाँ, देख रहा हूँ तो मैं। देखिए, जब आप नेगेटिव सोच से बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। पहली अच्छी चीज़ जो होती है, वो ये होती है कि अंदर देखना। जब आप नेगेटिव सोच का शिकार होते हैं, तो आप फेलियर के बाद, गिरने के बाद उठकर ये नहीं देखते कि मैंने क्या गलत किया। आप ढूँढते हैं बहाने। ये मेरे साथ गलत हो गया, वो मेरे साथ गलत हो गया। जबकि जब आप फेलियर को सिर्फ एक सीढ़ी मानते हैं कि अब ये कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी एक सीढ़ी है, तब आप अंदर देखते हैं, अच्छा मैं गिरा क्यों, लेकिन ओह शायद ये कमी रह गई होगी। फिर आप उस पर काम करते हैं, फिर गिरते हैं, तो लगता नहीं और कुछ कमी रह गई होगी। तो सोच का जो फ़र्क है, वो सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे पैदा करता है। और जैसे ही आप अंदर देखना शुरू करते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग इनसाइड, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। वो जब आप करते हैं, तो कहीं न कहीं जाके सफल हो ही जाते हैं। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली गलती ढूँढ रहे हैं और उसको सुधार रहे हैं, गलती ढूँढ रहे हैं और उसको सुधार रहे हैं। कुछ अच्छा को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों डरें कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो तजुर्बा हो। होगा। तो वही है, तो अब इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई भी कहता है सर ये किया जाए, हाँ चलो ट्राई करते हैं, क्या होगा, लेट्स सी। एक्टिंग में आया, एक्सीडेंटली एक्टिंग में आ गया, लेकिन जब आ गया, कैमरा फेस किया, तो समझ में आया कि क्राफ्ट पे काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा अगर मुझे इसमें अच्छा करना है, मुझे किन लोगों के साथ काम करना है, इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ, जिन्होंने सालों साल दे दिए हैं क्राफ्ट पे। तो अगर इन तक पहुंचना है, इन तक नहीं भी पहुंच पाए, तो इनके समकक्ष खड़े होकर काम करना है, तो कुछ तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो अब ट्रेनिंग में एक्टिंग में कैसे ब्रेक मिला? मतलब आवाज़ अच्छी थी, तो किसी ने जैसे आवाज़ के लिए भी आपको तारीफ़ कर दी और बोला ये क्यों नहीं करते हो, वैसे कुछ एक्टिंग के साथ भी हुआ? नहीं, एक्सीडेंटली हुआ, किसी ने कहा, मैंने कहा यार आवाज़ 5 साल हो गए, 6 साल करते हुए, तो कुछ स्टैग्नेशन आ गया, एक ठहराव सा आ गया। तो बोले थिएटर करो, थिएटर में आवाज़ और खुलती है, अदायगी अच्छी होती है। तो इस तरह से अभिनय की तरफ शुरुआत हुई। थिएटर अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य भी किया करने- आपने, जी है जी, ना? तो ये बैरी थिएटर भी करते हैं विजय सर हमारे, अब उसके बारे थोड़ा में सा बात कर रहा छूट हूँ। गया है, लेकिन हाँ मैं करना चाहूँगा फिर से। तो मैं फिर लकी था, बैरी जॉन के यहाँ मैंने ट्रेनिंग करी। फिर एक ग्रुप था प्रूडेंस थिएटर, नया नया ग्रुप था, और उनको किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो गंजा हो, आवाज़ अच्छी हो, जिसकी थोड़ा चाणक्य जैसा लगे। मूछें थी मेरी, तो मूछें हटा दी हमने, और हमने प्ले किया अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, जिसमें मैं चाणक्य बनता था। 26-27 शो किए हमने इसके। फिर एक आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स का हिंदी अडेप्टेशन दोराहा, उसके काफ़ी शोज़ किए। तो वो करने में और अभिनय के प्रति रुचि पैदा हुई, लेकिन ये नहीं सोचा कि अभिनय करेंगे। एक शो कर रहे थे जिसमें मैं आवाज़ दे रहा था, और वॉइस कोच भी था उस शो का, और उस शो में मुकेश चावड़ा साहब भी इन्वॉल्व थे, मुकेश चावड़ा कास्टिंग डायरेक्टर जिनके बारे में बता रहे सबसे हैं। बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, और उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया ट्रेनिंग देने के लिए। मैंने कहा आप तो एक्टर नहीं है, ऑडिशन देने नहीं आए कभी? मैंने कहा हाँ ऐसा, तो देंगे? मैंने कहा हाँ हाँ। वहाँ उन्होंने मुझे फैमिली मैन के लिए ऑडिशन किया, और अगले ही दिन कंफर्म हो गया मैं। तो वो जो 10 दिन की शूटिंग मैंने मनोज सर के साथ करी, उसने मुझे ये भरोसा दिया कि मैं अभिनय में मज़ा आ रहा है मुझे, लेकिन अभी मुझे बहुत काम करना है। फिर मैंने अलग अलग लोगों के साथ काफ़ी ट्रेनिंग करी है पिछले 3-4 सालों में, क्राफ्ट पे काम किया है और कर रहा हूँ। मनोज जी के साथ जब काम कर रहे थे तो वो बोले नहीं विजय आपकी आवाज़ बहुत कमाल है, कुछ हमें भी सिखाइए, कुछ करिए। अरे और अरे, आपने उनसे कभी बोला हो कि एक्टिंग के कुछ गुर हमें सिखाइए? उनसे सब कुछ सिर्फ सीखा जा सकता है। उन्होंने पहले ही दिन जब उन्होंने सुना कि मैं आवाज़ में भी लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है अभिनेता के लिए आवाज़ पे काम करना। उन्होंने बताया कि हर कैरेक्टर जो जिसके लिए वो तैयार करते हैं,
उसकी आवाज़ पे भी वो काम करते हैं कि कैसे बोलता होगा, इसकी आवाज़ कैसी होगी, कि उसका सामाजिक परिवेश अगर ऐसा है तो उसकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए। हम लोग आवाज़ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो पता चलेगा कि हर सामाजिक परिवेश में इंसान की आवाज़ अलग होती है। हर पर्सनैलिटी जो है, उस पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से उसकी आवाज़ मॉडल होती है। ये या तो एक बहुत ही गुणी एनालिस्ट जो साइकोलॉजी जानता है वो कर सकता है, या एक बहुत कमाल का अभिनेता। मनोज जी तो उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। मुझे लगता नहीं उनको कुछ सिखाया जा सकता, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। इस 2 सीज़न कर लिए अब तो उनके साथ, उम्मीद है तीसरा भी हम लोग शुरू करेंगे। और इस देश का मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सबसे ज़्यादा ऐसा शो जिसकी प्रचंड मतलब जी हाँ, जी हाँ, जी। पॉपुलैरिटी हुई, मिर्ज़ापुर 2 भी मिला, वो कैसे? मिर्ज़ापुर 1 देखा हमने, और उनके जो डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह को जानता नहीं, इनसे मिला हुआ था, पता चला इन्होंने ही डायरेक्ट किया, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कमाल का काम किया है आपने, मिलना है मुझे। मैं मिलने गया, मैंने कहा मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने कहा यार कास्टिंग तो हो गई है, मेजर कुछ छोटा सा, मैंने छोटा मोटा कुछ भी। तो उन्होंने राइटर से मिलाया मुझे, और फिर एक दिन बस फ़ोन आ गया कि आ जाइए। तो एक ये भी कमाल बात है विजय जी कि मतलब वो जो काम मांगने का कि काम मांगने में किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे मैं फिट हो सकता हूँ या अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पहले लोग शर्माते थे बोलने में इंडस्ट्री में। मान लीजिए जैसे आपकी वॉइस ओवर में इतना नाम है आपका, फैमिली मैन भी कर चुके थे, तो लोग थोड़ा झिझकते हैं। वो चीज़ आप शायद उस चीज़ को आपने उस चीज़ से बाहर निकल चुके। मैं मीडिया सेल्स कर चुका हूँ 2.5 साल, जो मैंने बताया ना एफएम स्टेशन पे था। अच्छा, मुझे क्या लग रहा था कि आप वहाँ आरजे या कुछ ऐसा काम मैं कर रहे होंगे, बिल्कुल वो जिससे आपने अपने क्राफ्ट पे ज़्यादा काम किया होगा। मुझे मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन थी नहीं कि वो मुझे क्रिएटिव टीम में भी रखते, आरजे तो छोड़ दीजिए। हुँ, जो क्वालिफिकेशन थी वो थी मैनेजमेंट डिग्री। हुँ, तो उसके दम पे तो या तो मार्केटिंग में या सेल्स हुँ, में नौकरी मिल सकती थी। हुँ, 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 तो सेल्स में नौकरी मिल गई, हुँ, तो हमने तो मीडिया सेल्स किया 2.5 साल हुँ, तो हमें तो बेचना अच्छी तरह से आता है अपने आप को, प्रोडक्ट को, अपने आप को। तो हमें तो सिद्धांत पता है कि 50 दरवाजे खटखटाओगे तो शायद 1-2 खुलेगा। तो दरवाजे खटखटाना बहुत ज़रूरी है काम मिलने के लिए। वो हम हमेशा करते रहते हैं। उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई किसी भी तरह की शर्म होनी चाहिए। हुँ। भले ही मैंने बहुत सारा काम किया हो, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, जो शायद जानते भी हों पर जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते। तो मैं ही पहुँचूँ। एज़ एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों तक पहुँचें, स्पेशली वो लोग जो आपको काम दे सकते हैं, जहाँ आप काम कर सकते हो। मैं इसी सिद्धांत के साथ बड़े ही बेशर्मी तो नहीं कहूँगा, बहुत ही खुले उससे दिल से लोगों से कह देता हूँ काम दे दीजिए। कभी सलमान खान ने ये नहीं बोला आप तो अब काफ़ी अच्छा बाहर काम कर रहे हो, हमारे साथ भी हमारे किसी फ़िल्म में, हमारे किसी प्रोजेक्ट में काम करें? ये हमारा सौभाग्य होगा कि उनके साथ काम करें। उनसे मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं होती। आप लोग की कभी बात मतलब ऐसे एंकर क्योंकि आप नैरेटर हैं, तो कभी ऐसा फिनाले के बाद में कभी ऐसा होता नहीं है कि पार्टी-वार्टी हो रही हो, सबको बुलाया जाए, जिसमें होस्ट भी हो और आप सब लोग मिलें, बातचीत करें? हम लोग पार्टीज़ अटेंड नहीं करते, निकल जाते हैं। जैसे ही शो ख़त्म होता है चले जाते हैं। तो उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं है, 4 बार मुलाकात हुई है, 3 हुँ, या 4 बार। बहुत ही कॉर्डियल और बहुत ही फॉर्मल। हुँ, हुँ, तो वो फॉर्मल मीटिंग, हेलो, हाय, हुँ, 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 कैसा रहा, सब ठीक रहा, बाय। उतना ही होता है, उससे ज़्यादा। एक ही बार हुआ था, एक कमाल का किस्सा था कि हम लोग आफ्टर पार्टी चल रही थी हुँ। और हम लोग एक तरफ कोने में खड़े थे, और वो एंटर हुए। तो जो ऑब्वियसली सलमान खान साहब जब एंटर होंगे तो लावा हलचल, लश्कर पूरा उनका ऑरा अलग है वो एक एकदम। और हाँ, है, प्लस हलचल पूरे हाँ, उस जगह पर जहाँ पार्टी चल रही थी। हम लोग 4 लोग खड़े थे, उन्होंने ऐसे हाथ किया। हाँ। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, किसको। तो मुझे लगा इनको जो हमारे साथ हैं उनको हाथ है। मैंने कहा आपको किया होगा। बोले नहीं, वो आगे वाले को किया होगा। ठीक। थोड़ी देर में चलते चलते खुद ही आए। खुद ही आ गए। वो एक बड़ा कमाल का बात, उसके साथ काफ़ी बातचीत हुई हम लोगों की। नॉर्मल, क्योंकि पार्टी में इतना लाउड म्यूजिक होता है तो क्या बातचीत होगी, बहुत पुरानी बात। उसके बाद से हमने कोई पार्टी अटेंड नहीं भाई बड़े मूडी भी हैं, मतलब कभी अच्छा मूड हुआ तो बहुत अच्छे से भी बात करते हैं। की। मतलब हमसे तो उस दिन तो बहुत ही अच्छा, हुँ, अदरवाइज ऑल्सो इज़ बीन वेरी ये कॉर्डियल। पर ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि वो काम के सिलसिले में कोई आई एम बातचीत। श्योर अब जब देखेंगे क्योंकि आप आगे जो प्रोजेक्ट होंगे वो तो और बड़े होते जाएँगे। होपफुली, तो ज़रूर कभी ऐसा होगा कि भाई के साथ भी सलमान इंशाल्लाह, खान और इंशाल्लाह। आप एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हो।
अब पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन है जब पेरेंट्स तो हमेशा ही खुश रहे हैं मेरे लिए। उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट ही किया है। हालांकि ये चीज़ जब हमने शुरू की थी तो बताई नहीं थी, पर थोड़े हाँ, दिन नहीं तो बोलते कि इतने मुश्किलों के बाद कितना बड़ा कुछ मिला है, वो नहीं छोड़ रहे हो, रिस्क ले रहे हो। वो कभी नहीं कहते, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने वो जो किया था उससे बड़ी तकलीफ हुई। कितने कमाल के पेरेंट्स हैं। जो मैं आप जितना रिसर्च किया, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जब आप बचपन में कुछ आप पढ़ रहे हैं, हरिवंश राय पढ़ रहे हैं, मतलब कम उम्र में, और अलग-अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं या कुछ भी, रोका नहीं कभी। कभी ये कभी जो फ्रीडम है, ये लिबर्टी है, और एक छोटे शहर के पेरेंट्स के लिए, जिसके लिए मतलब एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, जो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि कितनी अच्छी तालीम दिलवा बिल्कुल दी जाए, बिल्कुल ताकि वो अच्छी जगह प्लेस हो जाएँ। वो ये लिबर्टी दे रहे हैं, ये बड़ी कमाल की बात बहुत है। कमाल की बात है। रिस्पेक्ट है उनके लिए। एब्सोल्युटली। और ये तो एक कमाल की बात हो गई कि बच्चे को पूरा फ्रीडम है, जो करना है करो, बस पढ़ाई कर लेना। तो आप साहित्य में रुचि रख रहे हो, आप बच्चन साहब को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, गालिब साहब को सुन रहे हो, आप अजीज़ नज़्म की कवालियाँ वगैरह सुन रहे हो, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, वो सब सुन रहे हो, उस फिलॉसफी में जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं। आप जो अच्छा लग रहा है करो, बस पढ़ाई पे ध्यान रखो, पहली बात। दूसरी बात, इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया लाइफ में, इतनी सबसे ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया। मैं तो बिस्तर पे पड़ा था, मेरे तो कर्म थे जो मैं भोग रहा था। दर्द जो था वो मेरा उस इसलिए था क्योंकि वो मेरा कर्म था। दैट वाज़ माई रॉन्ग डूइंग व्हिच आई वाज़ पेइंग फॉर। बट वो कोलैटरल डैमेज वो हो गए। और Obviously. बेचारे 35 दिन एक टांग पे खड़े होकर पैसे का इंतज़ाम करना, रोज़ ये हाँ, सुनना क्योंकि उस समय माली हालत भी बहुत अच्छी बहुत है। ख़राब थी। रोज़ ये सुनना कि आज शायद आज आखिरी होगा। उसमें एक दिन ऐसा हो भी गया कि अब तो नहीं बच सकते। उस सारी परेशानियों से गुज़रने के बाद, आज 17 साल के बाद भी एक बार भी उन्होंने नहीं कहा यार विक्रम थोड़ा ध्यान रखते तो शायद वो नहीं होता। कभी नहीं कहा उन्होंने। ये कमाल की बात है। जो बीत गई सो बात गई। इस पर हमेशा अमल किया और हमेशा आगे देखो। जो मैं आज शो में कहता रहता हूँ आगे देखिए। वो उन्होंने बहुत पहले ही जो है इस बात पे अमल कर लिया था। तो इसलिए भी कमाल है कि अपनी औकात हैसियत से बढ़ के कई सब बहुत पेरेंट्स करते हैं ये चीज़, वो किया उन्होंने। उसके बाद इतना बड़ा हादसा सबने मतलब जो किया बच्चे के लिए, उसके बदले में बच्चे ने क्या दिया? परेशानी। लेकिन कभी जो शिकन आई हो, कभी जो ये कहा हो कि गलत कर दिया तुमने। हमेशा यही कहा, बीत गया, टेक योर लेसन्स, लेट्स मूव ऑन। तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। आज जो मेरे अंदर क्रिएटिव स्ट्रीक है, जो कॉन्फिडेंस है, उसका एक बहुत बड़ा कारण वो लोग भी हैं। उनका विश्वास है जो कॉन्फिडेंस बनकर बाहर निकलता है। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। एक तो पहले मैं समझूंगा कि मॉम से ज़्यादा करीब है। हाँ, पता नहीं। पिताजी के साथ जब रहते हैं तो उतनी करीबी का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही पिताजी से दूर जाते हैं मुझे लगता है यार क्या कर दूँ इनके लिए। तो दोनों ही हैं, शायद मॉम से थोड़ा ज़्यादा, माताजी से थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होगा। हाँ, एक पिता के साथ अलग ही रिलेशन होता है, जी, मुझे जी। लगता है। नहीं, नहीं, हमारा बहुत ही अलग था। हाँ। हम तो सिगरेट-विगरेट साथ पी लेते थे, वैसा अरे दोस्ती वाला रिलेशन था हमारा। बहुत जब कमाल पिताजी थे आपके। हमारे मतलब ये वो ब ये बहुत है, ही मतलब अपने आप में वो लोग एक आइडियल पेरेंट हैं। इतना एग्जाम्पल सेट किया है कि पढ़ाई से लेके हर चीज़ में, और जो फ्रीडम लिबर्टी आपको दी है, वो कमाल है। और बहुत कानपुर जैसे शहर में। बहुत कमाल। और सोच सबसे ज़्यादा कमाल, सोच। जो वैल्यूज़ इंस्टिल करी, किसी ने कभी बुरा किया, बहुत लोगों ने बहुत बुरा किया। पिताजी का बिज़नेस था, पार्टनरशिप में था, चला गया बिकॉज़ ऑफ समबडी। बट दे नेवर स्पोक इल अबाउट दैट पर्सन। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसका बुरा हो जाए या तुम इसको देखना। मुझे तो हमें तो पता भी नहीं। उनके नाम हम पता है बस, उससे ज़्यादा और कुछ पता ही नहीं। तो एक पॉजिटिव सोच वाले पेरेंटिंग हमें मिली है। आ, मुश्किलों भरी पेरेंटिंग थी उनके लिए, लेकिन आई एम श्योर अब खुश होते होंगे। वो जब शुरुआत में जब सिर्फ आवाज़ आती थी, बिग बॉस जैसे इतने प्रचलित शो में इतना पॉपुलर था, तो मॉम या डैड क्या बोलते थे, पिताजी क्या बोलते थे उस समय? हाँ, वो खुशी होते थे, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। और कभी कहीं जिक्र होता था हमारा, अच्छा जिक्र, वो भी बताते थे, बड़ा अच्छा लगा। अब पिताजी थोड़े से उम्र दराज हो गए तो कहीं देखते हैं ज़्यादा तो उनके आंसू निकल जाते हैं। यहीं एक होटल है मलाड में, गोरेगांव में, हम्म। वेस्ट एंड।
वहाँ मेंबरशिप है, लोग काफ़ी जानते हैं, तो उनको मैं लेके गया वहाँ पर खाना खिलाने, तो वहाँ सब लोग कैसे हैं सर, ये वो, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। उनको लगा वाह, इतने बड़े होटल में बेटे को लोग पहचान रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वो उनको बहुत खुशी देती हैं अभी भी, हम्म। तो अच्छा लगता है। हाँ, भाभी से जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि 1.5 साल लगे जी हाँ, जी हाँ। उनको समझाने में, पटाने में। हाँ हाँ। शेरो शायरी की बात हो रही थी, गालिब से लेके आपने कव्वालियां तक सुनी है, कुछ की कभी क्या कुछ ये सब, वो जो तरकश में तीर थे वो अपनाए कभी? तरकश में तीर तब तो नहीं अपनाए, तब तो दूसरी तरह से कोशिशें थी। तरकश में तीर 13 साल हो गए शादी को, तो अपनाते रहते हैं। अब तो शेर भी पुराने हो गए हैं। अब तो मतलब मिसरा ही पढ़ता हूँ, उससे पहले ही हो जाता है बस, पता है मुझे ये वाला, अच्छा। ये वाला। तो अब वो सब कुछ काम नहीं करता, अब मैं नए तरीके ढूंढ रहा हूँ। इसीलिए इसीलिए शादी भी जो है अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, आपको रीडिस्कवर करना पड़ता है अपने आप को। तो मैं भी रीडिस्कवर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या नए तरीके तरकश में तीर लाऊं कि उनको इम्प्रेस किया जा सके। और आर्टिस्ट जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं। जी आप कितने सेंसिटिव हो, कितने इमोशनल हो? हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और जब लाइफ में आप एक पर्टिकुलर फेज से गुजर के आते हो, तो और ज़्यादा आप इमोशंस की अहमियत समझने लगते हो, इंसानों की अहमियत समझने लगते हो। मैं तो जैसे नवाज साहब कहते हैं ना, ऐसे मौत को छू के वापस आया हूँ, तो मैं तो वहाँ तक जाके वापस आया हूँ। तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जब आप इस तरह का इंसिडेंट फेस करते हो लाइफ में। और एक आर्टिस्ट का सेंसिटिव होना भी ज़रूरी है, तभी आप वो इमोशन पोर्ट्रे कर पाओगे अपने शरीर से, अपनी आवाज़ से। बिग बॉस करते हुए कभी ऐसा हुआ कि शो के कंटेस्टेंट कोई जा रहे हों या किसी ने जीता हो, कभी इमोशंस ऐसे निकल के आए हों, या वो सिर्फ काम के तौर पे ही, प्रोफेशनल उस पे ही रहता है, कभी ऐसा हुआ? सीजन 5 में एक शो का फॉर्मेट था, हम एंड व्यू करते थे, हर एपिसोड के आखिर में एक फिलॉसफी के साथ एंड होती थी। तो सीजन 5 का एंड लास्ट एपिसोड था, और उसकी कुछ लाइनें थी कि ये विदा ले रहे हैं, पर विदा है अलविदा मत कहना। वो एक साइनिंग ऑफ लाइन थी। उस लाइन तक आते आते मैं और राइटर साहब दोनों रोने लगते थे कि शो खत्म हुआ। तब नया नया दूसरा ही सीजन था। तब मुझे याद है कि वो इमोशंस थे। उसके बाद से तो धीरे धीरे गेट यूज्ड टू इट, लाइक नहीं कोई बात नहीं, कुछ खत्म होगा तभी कुछ नया शुरू होगा। वो आपके अंदर एक आ जाता है, थॉट आ जाता है, तो अब नहीं। अब पूरे देश की नज़रें उस पे रहती है, शो पे। कभी आपके खुद के कुछ ऐसे होते हैं कि जज्बात कंटेस्टेंट्स को लेके निकलते हैं? नहीं, शो नहीं कर सकते, लेकिन कभी हाँ, रहता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो चीज़ें होती होंगी किसी न किसी को लेके कि यार ये गलत कर रहा है, या ये ठीक कर रहा है, या इसको और अच्छा करना चाहिए, या ये गलत निकल गया। जब आप शो किसी भी चीज़ से इतना लंबा जुड़ जाते हो, तब आप समझने लगते हो कि उसका पैटर्न क्या है। और इंसानी इमोशंस का स्ट्रेस के अंदर एक पैटर्न होता है, और वो यही होता है कि भाई जब बहुत स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तो आदमी बर्स्ट आउट होता है। फिर जब स्ट्रेस कम होता है तो फिर वापस अपने सेंसेस में आता है, और उसको लगता है कि ये मैंने किया, गलत किया। और जो ये गलत सही वाली बात है कि इसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, ये तब होता है जब आप किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, जो कि फैन फॉलोइंग के साथ होता है, फैंस के साथ होता है। उनको लगता है इसके साथ गलत हो रहा है, उसके बाद, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए हो। आप न्यूट्रल नज़रिए से नहीं देख रहे हो, आप जिसके साथ जुड़े हो उसके नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो। तो आप धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाते हो, एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इवेंचुअली इट्स अ शो। दैट्स वन। Secondly, all these emotions are result of lot of stress that they are going through. So it's okay. ये भी इससे निकल जाएंगे, 3 महीने बाद आपको भी इससे निकलना है। बहुत ज़्यादा एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, तो इस आप अपने आप को समझाना शुरू कर देते हो। लगातार बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं स्क्रिप्टेड है ये वो। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बिग बॉस में जो गए हुए हैं, उनसे पूछता भी हूँ, बोलते हैं नहीं होता ये, वाकई वैसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप खुद नरेटर हैं, ये जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, आप उनको बताइए कि क्या वाकई वो स्क्रिप्टेड है या वो अनस्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं? देखिए, हमें तो बिल्कुल भी कभी नहीं लगा कि स्क्रिप्टेड है।
और शो का सिंपल फॉर्मेट है ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। वो स्ट्रेस हम किसी की भी लाइफ में पैदा कर देंगे ना, जिस लेवल का स्ट्रेस बेचारे वो फेस करते हैं, तो वो भी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे अंदर लोगों को बिहेव करते हुए देखते हैं। तो परसेप्शन सिर्फ एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप 24 घंटे की चीज़ देख रहे हो 45 मिनट में। कई बार चीज़ों को जंप कराना पड़ता है उन 45 मिनट में चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये शायद उन्होंने इस तरह से काट के हमें दिखाया है, पर ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है ये स्ट्रेस की जो आप बात कर रहे हो, आपसे बेटर तो कंटेस्टेंट हो ही नहीं सकता कोई। मैं तो कभी नहीं जा सकता। अपने आप को इमोशनली यू हैव टू इमोशनली बी नेकेड। बहुत मुश्किल काम। तो जो भी जाता है उसके लिए पूरी रिस्पेक्ट, क्योंकि जब आप इमोशनली अपने आप को रिवील कर देते हो तो यू आर रिस्किंग बीइंग जज्ड। जी। और वो जजमेंट जो है बेसिस है वो जो दिख रहा है, पर जो आप कर रहे हो उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन उन चीज़ों का है जो नहीं दिख रहा। तो बहुत ही बोल्ड डिसीजन है लोगों का। मतलब वो तो एक मादे की बात है, दाद देनी पड़ेगी उन स्टार्स की जो इतना पब्लिक लाइफ में इतने फेमस होते हैं और हर चीज़ को रिस्क में डालते हुए वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं कर सकता। मैं कभी सोचता भी हूँ तो मुझे लगता नहीं। लेकिन आप कैमियो करने ज़रूर जाते हो। 2 बार आप चिट्ठियाँ लेके पहुँच चुके हाँ हैं। हाँ, एक बार चिट्ठी लेके, एक बार माइक लेके। तो कैमियो करने जब बोला जाता है तो हम तो आदेश और जब पहले गए थे सीजन 7 7 तब वो सोशल मीडिया और ये सब इतना ज़्यादा नहीं था। जी हाँ। अब तो लोग मतलब पहचानते हैं कि अच्छा विजय जी गए हाँ, हैं हाँ, और ये तो खुद नरेट करते हैं। जी हाँ, और तो- जैसा कि वो आम बोलचाल की भाषा में बिग बॉस की आवाज़ ही आ गई, हाँ, जो वो डिफरेंशिएट नहीं कर जो पाते। हाँ। गलतफहमी है। हाँ। कई जगह मैंने देखा है कि बिग बॉस खुद आ गए। मैंने कहा भाई, मैंने और उस चक्कर में गाली भी दे देते हैं लोग। उनको लगता है कि आप ही बिग बॉस हो। और इस बार तो खेल भी रहे हैं। हाँ, वो तो खेल भी रहे हैं, वो तो बढ़िया है। ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपको कैसा लग रहा है जो खेल रहे हैं खुद? मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया तभी शायद रेटिंग आ रही है। हाँ, रेटिंग इस बार तो बहुत लगे। रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, तो आई एम श्योर पीपल आर लाइकिंग इट। तो अच्छी जो चीज़ पसंद आए जनता जनार्दन को। एक एक चीज़ फंसा रहा हूँ, ये वैसे ये बड़ा धर्म संकट वाली बात है। किसी भी आप एक माँ के लिए कोई बच्चा, उसको बोलना कि अगर 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो उनमें से प्यारा कौन है? कोई ऐसा सीज़न हो जो आपको बहुत पसंद आया हो? और देखिए, पहला जो होता है ना, वो हमेशा आपके दिल के सबसे करीब रहता है। मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा शो था। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे स्टार्स को एक साथ देखा। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैं सलमान खान से मिला, सलमान खान साहब से मिला। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने बड़े शो को बनते हुए अपनी आँखों के सामने देखा। तो सीज़न 4 हमेशा वो सीज़न रहेगा जो यादगार रहेगा। पहली बार जब मैं शो से जुड़ा था वो था सीज़न 4 2010। वो हमेशा यादगार रहेगा। तो पूरा एकदम उसका सेट पे पहुँचना और वो पूरा जो उसका प्रोसेस है वो देखना अलग ही होता होगा। उस जिस शो को आप एक दर्शक की तरह देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। मैं सीज़न 2 और 3 पागलों की तरह फॉलो किया है मैंने। सडनली आपको पता होता है, अरे आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हो। तो वो पूरा सीज़न तो ऐसे ही गया है। आँखें बड़ी करके, स्टार्स इन द आईज़ वाली बात थी कि आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है आपके आस-पास। आप एक चीज़ बताइए, अब तो वेब सीरीज़ और फ़िल्म्स और इन सब चीज़ों का भी हिस्सा है। लेकिन जब पब्लिकली आप जाते हो कहीं पर, जैसे आप बता रहे थे रेस्टोरेंट पे गए, तो लोग आपसे वो बिग बॉस की बातें करते हैं, वो पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे करते हैं आप लोग? ये कमाल की बात ये है कि पहले लोग मेरे पास आते थे, आप वो हैं ना जो आवाज़ देते हैं। अब लोग आते हैं, आपको कहाँ देखा है मैंने? अब मैं कैसे बता दूँ मैंने कहाँ देखा है? तो एक्टिंग करना जो है वो थोड़ा-सा एक्चुअली उल्टा ही पड़ गया है। हाँ, ये है कि लोग ज़्यादा आते हैं, आपको हमने कहाँ देखा है? कई लोग आते हैं जो जिनको पता भी रहता है आपको हमने स्पेशल ऑप्स में देखा है, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। तो अब उन लोगों की संख्या बढ़ गई जो ये कहते हैं कि आपको हमने कहीं देखा है। पहले लोग बिग बॉस के नाम से आते थे और छोटी मुलाकातों में जनरली लोग इतना बॉदर नहीं करते हैं, सिर्फ बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। पर जब आप लंबे समय के लिए बैठते हो तो बातें होती हैं। सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है आपको? या कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो आप? कोई भी ऐसा शख्स जो निरंतर कुछ अपने अंदर नया ढूंढ रहा है,
वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, चाहे वो रॉजर फेडरर हों, चाहे वो विराट कोहली हों, चाहे वो राफेल नडाल हों, मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन। पता नहीं क्यों उनकी लाइफ मुझे हमेशा फैसिनेट करती है। उस तरह का डिसिप्लिन मैं चाहता हूँ कि उस तरह का, उस लेवल का डिसिप्लिन मैं कुछ अपने अंदर खेलते ले थे आऊँ। आप पहले स्कूल हाँ, में, कॉलेज में? मैं क्रिकेटर बनते बनते रह गया। मैं क्रिकेट खेला है, मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है, बैटिंग करते थे, बॉलिंग? विकेट कीपर बैट्समैन था। अरे वाह! और क्लब क्रिकेट खेला है, अंडर 16 अंडर 19 कैंप किया हुआ है। पर वे बहुत सही समय पे ये भी पता लग गया कि इतना टैलेंट नहीं है कि रणजी के आगे भी बढ़ पाऊँ, रणजी तक पहुँच जाऊँ शायद, तो छोड़ दिया। वरना स्पोर्ट्स में अगर आप घुस जाओ सीरियस स्पोर्ट्स में, तो अपने को ये बोलना कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ और मुझसे बाहर निकलना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। थैंकफुली मैं वहाँ से निकल गया, पर हाँ, खेला हुआ है, बहुत खेला है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्समैन का जो डिसिप्लिन है वो मुझे हमेशा फैसिनेट करता है। और ये जितने भी बड़े-बड़े स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, हमेशा इंस्पायर करते हैं। क्योंकि कोहली साहब को देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, लेकिन उनका डिसिप्लिन एग्जेम्पलरी है। तो ये और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि टैलेंट आपको एक लेवल तक ले जाएगा, पर ग्रेटनेस अगर आपको चाहिए तो उस लेवल से अगर बाहर ऊपर जाना है, तो आपको कंसिस्टेंटली अपने को बीट करना पड़ेगा। प्लस वो जो लो फेज में जाने के बाद भी कैसे वहां से उठना है, उठना है। जैसे आप हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए फिनिक्स वर्ड देता हूँ कि अपनी राख से जो उठ बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सब जब जब आपको लोग कह दें बस अब खत्म, साइन करके, स्टैंप लगा के साइड में कर ही रहे हो, तभी आप, कोहली साहब ने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या 2 ढाई साल बाद जो उन्होंने किया, सचिन एक फेज़ आया जब वो खत्म, उनको कहा गया ये खत्म है, फिर वो आए, दादा, फेडरर 40 प्लस की एज में अभी भी ही स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, मेसी, रोनाल्डो, तो ये कमाल के लोग हैं। इनके लेवल का डिसिप्लिन और सोच आ जाए ना, तो फिर कोशिश करना, शायद जो अचीव कर पाए वो इसीलिए कि इन लोगों को रोल मॉडल बनाया हुआ है। तो अपने अंदर भी कुछ ढूंढते रहते हैं, उतना डिसिप्लिन नहीं है लेकिन कोशिश जारी है। स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मेरे ख्याल से जो मैंने किसी भी कारण से जो कुछ मैंने फेस किया लाइफ में, वही वो एक्सपीरियंसेस मेरी स्ट्रेंथ, क्योंकि हर लो फेज में वो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं उठने के लिए कि भाई जब वहां से निकल आए तो फिर ये तो कुछ नहीं। वीकनेस? वीकनेस, देखिए थोड़ा बहुत आलस तो है ही है। आलस? हाँ हाँ, आलस, मतलब बहुत कोशिश कर करके जो है निकाल लेता हूँ अपने आप को उससे, लेकिन फिर भी आलसी हूँ और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा आलस है, उससे निजात पाने की ज़रूरत है। आइए, आपकी चाय हमने मंगाई है क्योंकि हाँ, ठंडी हो गई होगी ठंडी हो दोबारा। गई होगी। बातचीत इतनी कमाल चल रही थी ना आपसे, वो बिल्कुल ब्रेक करने का मन नहीं कर रहा था। एक तो पर्सनली मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ आपसे, सीरियसली। मैंने अरे आपके वीडियोस और आपके बारे में जितना पढ़ा है और जितना समझा है एज ए इंसान, खुद की स्टडी हो आप अपने आप में। अरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, ये है कि वाकई मतलब जब अति करने से क्या नुकसान हो सकता है, आपको अगर स्टडी करना है तो मेरी लाइफ स्टडी कर लीजिए, गिर के कैसे उठना है ये स्टडी करना है तो आइए कर लीजिए, अपने को एक्सप्लोर करके आप क्या हासिल कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, मैं इंस्पिरेशन का तो पता नहीं, बट हाँ जो मैंने सही करी, और जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो गलत किया उनसे भी कुछ ना कुछ सीख लिया। आप कभी अब कानपुर वानपुर जा पाते हो, टाइम मिल पाता है? अरे साहब, मैं अभी आया हूँ, 10-15 दिन पहले ही कानपुर होके आया। मैं मम्मी को थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो चले गए मिलने, 2 दिन थे। तो इस तरह से साल में 1-2 बार कोशिश करते हैं कि ज़रूर चले जाएं। तो वहाँ आप कैसे, रिसेप्शन कैसा मिलता है वहाँ पर जाने पर? जैसे पहले मिलता था, कुछ नया नहीं। हम्म। वो लोग तो वैसे ही रहते हैं, हाँ आसपास जो है थोड़ा सा ज़्यादा लोग मिलना चाहते हैं पहले से। बैठिए सर। थैंक यू। वैसे ही पूरा मतलब ना, लोग जानना चाहते हैं शूट कैसे होता है, पूरा बिग बॉस जो है वो कैसे होता है नॉर्मली, अगर आम भाषा में समझाना हो तो। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे चल रहे हैं घर के अंदर जो कैमरे, उसके बाद वो पूरा जो दिन भर शूट होता है वो लेके आते हैं एडिट पे और उसको एडिट करके बनाते हैं। आपके शो 45 मिनट का आपका आ गया। अच्छा सर, जैसे आप हैं और किसी की
जैसे आपको किसी ने बोला कि आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये और आपने अपने फिर उस पे क्राफ्ट पे काम करना शुरू किया, जी जी। वो कैसे किया जा सकता है और क्या कुछ करना चाहिए? वॉइस ये रिकॉर्ड कर रहे हो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वॉइस के लिए आपको वॉइस से जुड़े करियर में आना है तो वॉइस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, वॉइस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक किसी कोच के पास जाएं आप, वॉइस कोच के पास, जो आपको आपकी ब्रेथ की अहमियत को समझाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस समझाए, फिर माइक्रोफोन टेक्निक समझाए, स्क्रिप्ट को कैसे आप अप्रोच करें वो समझाए, और भाषा का ज्ञान, जिस भी भाषा में आप वॉइस ओवर करने जा रहा हो उसका ज्ञान और उस पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वॉइसिंग में मिस्टेक नहीं कर सकते आप। आम ज़िंदगी में आप गलत बोल दोगे चल जाएगा, लोग इग्नोर कर देंगे, पर अगर आपने वॉइस ओवर किया है और उसको गलत बोल दिया है, वो रह जाता है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आगे काम मिलना, वो छप जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भाषा पे काम करना। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना ज़रूरी है। उसके अलावा उसके बिजनेस एस्पेक्ट को समझना, क्या क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। अगर मैं सिर्फ वॉइस की वजह से बात कर रहा हूँ तो वॉइस में वॉइस ओवर कर सकते हो आप, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, कहानियाँ पढ़ सकते हो, स्क्रिप्ट रीडिंग भी होती हैं, डबिंग होती है, एनिमेशन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से पहले आप शुरुआत में किस पे फोकस करना चाहते हो या सब कुछ एक साथ करना चाहते हो, तो उसका ज़रिया क्या है, कौन से स्टूडियोज़ हैं, बहुत सारा ग्राउंड वर्क करके आप ये नहीं सोच सकते मेरे अंदर टैलेंट है, मैं काम करूँगा और लोग देख लेंगे। टैलेंट जो है सोशल मीडिया पर आजकल हर तीसरी रील में दिख रहा है, तो रिकॉल वैल्यू कुछ नहीं है। रिकॉल वैल्यू आपको क्रिएट करनी है कि आप अपना टैलेंट दिखाइए और फिर लोगों को बताइए कि साहब ये जो टैलेंट आपने देखा ये मैं हूँ। आखिर में जो इतने सारे लोग जो इतना प्यार देते हैं आपको, आपकी आवाज़ सुन के जो इतने सालों तक आपको पहचानते थे, अब जब आप पर्दे पर भी आ गए हैं तो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन सबको आप क्या कहना चाहते हो? दोपहर 2:30 विजय विक्रम सिंह ने विजय विक्रम सिंह ने सभी दर्शकों का आभार प्रकट किया। यही कह सकते हैं, ग्रैटिट्यूड, और तो कुछ है ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। ग्रैटिट्यूड ही दे सकते हैं लोगों को, जो कुछ मिला है, जो कुछ मिलेगा, जो कुछ लोगों ने दिया, जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है, ग्रैटिट्यूड। आज आप यहाँ आए हमारे ऑफिस, अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष, आपको थोड़ा बहुत कैसा लगा वो जानना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मज़ा आया। एक तो पहली चीज़ वेल रिसर्च्ड, तो बातचीत का मज़ा आता है। इंटरव्यू नहीं लगा, बातचीत लगी, सवाल नहीं फेंके आपने, बातों से बातें निकली। इंटरव्यू ऐसे ही होने चाहिए, तभी मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा लगा, और ये देखा कि सब टीम एकदम लगी हुई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपना काम कर। ये फोकस लाइफ में होना चाहिए, इस तरह का फोकस होना चाहिए लाइफ। ये मैं इन लोग से सीख रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों से सीखा, आप सभी से। थैंक यू सो मच विजय जी, Thank आप you हमारे so much. ऑफिस अरे, आए thank और अपना बहुमूल्य वक्त दिया, और इतना सीखने को मिलता है आपसे, हमेशा मैं बोलूँगा। और उम्मीद करते हैं आपसे बार बार मिलते रहें, आपके नए प्रोजेक्ट्स पे भी बात हो, और लोग जो हैं बेइंतहा आपको इसी तरीके से प्यार देते हैं। थैंक यू, और गुड विशेस देते रहिए, और उम्मीद है इस साल कई बार मिलेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।